गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट्स। मैक्सिमम एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूनिट्स, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे किसी भी पैरामीटर की यूनिट्स या उसकी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के अंदर कितने पैरामीटर्स आएंगे और उनकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी है, उनकी वैल्यूज क्या है, सबसे पहले हम वो स्टडी करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट पैरामीटर कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है हमारी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन। अब इसकी एक सेकेंड यूनिट भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या है। हो सकता है इन दोनों यूनिट में से सिर्फ एक यूनिट गिवन हो, तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। तो आपको दोनों यूनिट्स पता होनी चाहिए, जूल्स पर केल्विन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। ऐसी मोबिलिटी की यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ऐसे रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी ओम की मोह, मीटर की पर मीटर। कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी मोह और सीमेंस। म्यू बाय डी की यूनिट हो जाएगी वोल्ट इनवर्स। हम ये आगे स्टडी करेंगे तो डी बाय म्यू इक्वल टू होता है वीटी। ऐसे ही करंट डेंसिटी की यूनिट होती है एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली डिफ्यूजन कांस्टेंट की यूनिट्स है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आरएच हॉल कोएफिशिएंट की यूनिट है मीटर क्यूब पर कूलम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ, फर्मी एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जर्मेनियम का 32 है एंड सिलिकॉन का 14। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब जो प्रॉपर्टी है इसकी जो वैल्यूज है वो आपको बड़े एग्जाम्स में मैटर करती है, जैसे आईईएस, जैसे गेट, जैसे डीआरडीओ, जैसे बार्क। ये जो वैल्यूज है आपको उन एग्जाम्स के लिए याद होनी चाहिए, ये आपकी कैलकुलेशंस के अंदर हेल्प करती है। लेकिन जैसे छोटे एग्जाम्स होंगे बीएसएनएल जेई, बीएसएनएल टीटीए, इन एग्जाम्स के अंदर या फिर नेट यूजीसी नेट, इन एग्जाम्स के अंदर आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका जो कंक्लूजन है वो आपको याद होना चाहिए। कंक्लूजन कैसे, जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स के अंदर डेंसिटी ऑफ एटम्स जो आ रही है जर्मेनियम के केस में 4.41 इंटू 10⁻22 है, सिलिकॉन के केस में 5 इंटू 10⁻22 है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो डेंसिटी है वो जर्मेनियम के केस में कम है और सिलिकॉन के केस में ज्यादा है। ऐसे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं जर्मेनियम के केस में 2.5 इंटू 10⁻13 है एंड सिलिकॉन के केस में 1.5 इंटू 10⁻10 है। सिमिलरली इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि intrinsic concentration of a germanium semiconductor is much greater than the intrinsic concentration of silicon semiconductor. Next है intrinsic resistivity। रेजिस्टिविटी आप देख सकते हैं जर्मेनियम की सिर्फ 45 है और सिलिकॉन की 2,30,000 है। The intrinsic resistivity of semiconductor material is much greater than the resistivity of germanium। तो आपको जो ये वैल्यूज है छोटे एग्जाम्स के लिए याद नहीं रखनी, बल्कि इसका कंक्लूजन याद रखना है, और जो वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए बड़े एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस जर्मेनियम के लिए है, 175 डिग्री सेल्सियस आपका सिलिकॉन के लिए है। लीकेज करंट आपका जर्मेनियम का माइक्रो एम्पियर में है और सिलिकॉन का नैनो एम्पियर में, यानी सिलिकॉन के अंदर लीकेज करंट कम होता है और जर्मेनियम में लीकेज करंट बहुत ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जर्मेनियम की कम होती है, सिलिकॉन की ज्यादा। नेक्स्ट है म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू हमारी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यूज मैंने पीछे इसकी यूनिट बताई थी वो बताई थी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, बट ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में लिखी हुई है और कैलकुलेशंस के अंदर आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब आप इन दोनों चीजों से कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम में मोबिलिटी ज्यादा है और आप साथ में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल।
नेक्स्ट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की वैल्यूज है ये। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जर्मेनियम का ज़्यादा है और सिलिकॉन का कम, और ऐसे ही डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल इन द सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इसमें याद कैसे कर सकते हैं, अब आप ये देखिए 34 + 13 इज इक्वल टू 47, 1300 + 500 इज इक्वल टू 1800। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए। अगर आपको एक कॉलम याद है तो आप दूसरे कॉलम की एक वैल्यू याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है Eg0, एनर्जी गैप एट 0 केल्विन एंड एनर्जी गैप एट 300 केल्विन। इनकी वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। और इस वैल्यू से क्या कंक्लूड होता है कि जो जर्मेनियम का एनर्जी गैप है वो कम है और जो सिलिकॉन का एनर्जी गैप है वो ज्यादा है। इसी कारण लीकेज करंट जर्मेनियम में ज्यादा है और सिलिकॉन में कम है। नेक्स्ट एटॉमिक वेट, इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट एक कंप्लीटनेस के लिए मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपके जर्मेनियम की ज्यादा है और सिलिकॉन की कम है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन। जो आपका जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है वो हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, और जो सिलिकॉन है हम उसे यूज करते हैं हाई पावर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस लाइक फास्ट स्विचिंग, आल्सो इन डायरेक्ट, ट्राइकैट, थायरिस्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है यूजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू के क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है और दोनों ही केसेस में इसका आंसर अलग है। फर्स्ट केस है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आईसी मैन्युफैक्चरर्स सिलिकॉन को क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब आईसी की बात आती है तो उसके अंदर हमारा मेन रीजन है कि जो इंसुलेटिंग बिहेवियर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का वो बहुत बेटर है, उसके कारण आईसी मैन्युफैक्चरर्स हमारा यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये अर्थ के ऊपर प्लांटिंग के अंदर अवेलेबल है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, उसकी कॉस्ट जर्मेनियम से कम है। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों केसेस में इसका आंसर अलग है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम में बताया था कि अगर हमें गिवन ना हो कि हमारा कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो हमें क्या एज्यूम करना है। ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट के क्वेश्चंस में सेमीकंडक्टर टाइप ना गिवन हो तो हमेशा हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज्यूम करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सबसे पहले लेते हैं मेटल्स को। मेटल्स एट 0 केल्विन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 0 केल्विन के ऊपर हमेशा हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि मेटल्स की कंडक्टिविटी का मेन कारण है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं और इससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। अब किसी भी चीज के दो फंडे हैं, कंसेप्चुअल फंडा और मैथमेटिकल फंडा। आपको छोटे एग्जाम्स में सिर्फ फंडे याद रखने और बड़े एग्जाम्स के अंदर IAS टाइप के एग्जाम्स के अंदर आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें कंक्लूड कर रहा हूँ एक एक लाइन के अंदर। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा थर्मल एजिटेशन होना शुरू हो जाता है जिसके कारण हमारी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मैथमेटिकली कंडक्टिविटी क्या होती है, NE म्यू। जैसे जैसे मेरा मोबिलिटी डिक्रीज होगा यानी डाउनवर्ड जाएगा तो हमारा कंडक्टिविटी क्या जाएगी, डाउनवर्ड। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसे मैं यूज कर रहा हूँ, जिसका एरो डाउनवर्ड होगा वो डिक्रीज है और जिसकी लेंथ जितना ज्यादा होगी उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो उस चीज को हम कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। कैरियर कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेटल्स के केस में कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और मेटल्स के केस में कोई माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होते, सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सो ओनली सिग्नल पार्ट NE म्यू या NQ म्यू। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर जो बैंड गैप होता है हमारा वो बहुत ज्यादा होता है और हम नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कांट बी सप्लाइड। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स हमारे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद। ऑल सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स एट 0 केल्विन। 0 केल्विन के ऊपर सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स होते हैं। जो इनका बैंड गैप है अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स दोनों के कारण फ्लो करता है। ये अपोजिट है मेटल्स के। मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो मैंने आपको पहले बताया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण करेगा। नेक्स्ट है, इन सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज मेनली डिपेंड्स अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। जो कंडक्टिविटी होगा उसका मेन पार्ट हमारा कंडक्टिविटी थ्रू मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन आएगा, बेशक इलेक्ट्रॉन से आए बेशक होल से आए। और जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। नेक्स्ट, जो डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन करंट से करेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द करंट component present is only diffusion current. Next, in an intrinsic semiconductor bar, electric field remains almost constant throughout its length. यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसमें प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं डायोड के बारे में बात नहीं कर रहा। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फील्ड होगी वो हमारी मैक्सिमम एट सेंटर होगी। नेक्स्ट है कुछ बेसिक टर्म्स जैसे थर्मल वोल्टेज विच इज इक्वल टू Vt इक्वल टू K/T अपॉन Q। और जो हमारी थर्मल वोल्टेज है वो हमारी इक्वल होती है रूम टेम्परेचर पे 26 मिलीवोल्ट। इसकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है छोटे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नेट हो गया, जैसे BSNL JEE हो गया, जैसे गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, इसके अंदर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे बड़े एग्जाम हो गए, IES हो गया, गेट क्वेश्चन हो गए, बार्क, DRDO, इसरो, उन सब के अंदर आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनर्जी गैप। सिर्फ आपको कंफ्यूजन याद रखना है, जो एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे मींस एनर्जी देंगे, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन्स को नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड जाने के लिए उसको कम चाहिए होगी, तो इसलिए जो एनर्जी गैप है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो इनकी वैल्यू है, इनके फॉर्मूलाज हैं वो आपको बड़े एग्जाम्स के लिए चाहिए, BSNL वाले एग्जाम्स के लिए आपको ये फॉर्मूलाज नहीं चाहिए। एज Ag इज हायर फॉर सिलिकॉन, यानी जो बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन में मैंने आपको टेबल में पहले सिंपलाइज किया कि अगर वो ज़्यादा है तो हम सिलिकॉन को हायर टेम्परेचर हायर पावर के अंदर यूज कर सकते हैं एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी डेफिनेशन, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज Q into Pd। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, √2qv/m। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी Vd अपॉन E। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बाय फोर्स होती है, और कोई भी चीज बाय फोर्स हो और सिंपल हो तो जो फोर्स वाली चीज होती है वो हमेशा ज्यादा वैल्यू की होती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेलोसिटी। सो मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी फील्ड इंटेंसिटी E पे और टेम्परेचर पे, क्योंकि Vd जो होता है हमारा वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो एक नेक्स्ट कंक्लूजन है, ये ऑलवेज है यूनिवर्सल लॉ है, म्यू एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन म्यू पी। आप इसे ऐसे रिमेम्बराइज कर सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कम है और मास ऑफ होल हमारा ज्यादा है। सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है और होल की मोबिलिटी हमारी कम होती है। नेक्स्ट आता है म्यू के दो कर्व्स आते हैं, हाउ म्यू वेरीज विद टेम्परेचर एंड हाउ म्यू मींस मोबिलिटी वेरीज विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों के दोनों कर्व आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक आपका छोटा एग्जाम हो बेशक बड़ा एग्जाम हो। जो म्यू वर्सेस ई है ये हमारा एक्सपेरिमेंटली प्लॉटेड है, और जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर -m है। सिर्फ आपको उसका ये रिलेशन याद रखना है, नथिंग एल्स। बड़े एग्जाम में आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब म्यू वर्सेस ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने कांस्टेंट देखा कि अप टू 10 की पावर 3 तक ये कांस्टेंट रहता है मोबिलिटी में। नेक्स्ट उसके बाद इस मैनर में डिक्रीज होता है और उसके बाद इस मैनर में डिक्रीज सबलिनियरली एंड देन डिक्रीज लिनियरली। नेक्स्ट है कर्व VD के साथ, VD का E के साथ। तो ये आ गया, फर्स्ट इंक्रीजेस लीनियरली देन सबलिनियरली एंड देन अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये दो कर्व आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं।
नेक्स्ट है लीकेज करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में आता है। फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द लीकेज करंट विल डबल। ट्रिपल ऑप्शन दिए होते हैं, बहुत सारे डबल्स। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तो सिर्फ 7% राइज होगा लीकेज करंट के अंदर। लीकेज करंट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई नोट T2 टेम्परेचर T2 के ऊपर जो T1 पे था और 2 into T2 minus T1 by 10। नेक्स्ट ये मैं आपको समराइज कर चुका हूँ टेबल पे। जो लीकेज करंट होता है जर्मेनियम में वो माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में होता है, और जो सिलिकॉन में होता है वो नैनो एम्पियर्स के टर्म्स में होता है। तो सिलिकॉन में हमारा लीकेज करंट काफी कम होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आइनोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। एज आप देख सकते हैं कि लीकेज करंट के फॉर्मूले में कहीं पे भी वोल्टेज नहीं है, तो हमारा जो आइनोड है यानी लीकेज करंट है वो वोल्टेज के इंडिपेंडेंट है। यानी आप कितने भी वोल्टेज लिए, जो आपका लीकेज करंट हो वो सिर्फ आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कैरियर्स पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आपकी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन क्यू म्यू। एन हमारे नंबर ऑफ कैरियर्स, क्यू हमारा चार्ज एंड म्यू है हमारी मोबिलिटी, चार्ज, कैरियर कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी। नेक्स्ट मैं आपको मेटल के अंदर बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है यानी कंडक्टिविटी कम होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर एज ए नॉन लीनियर वेरिएशन। ऐसा क्यों होता है? अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स भी होंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे, तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट थ्रू होल्स। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरी मोबिलिटी कम होगी थर्मल एजिटेशन के कारण, बट मेरा एन और पी इंक्रीज होनी शुरू होगी, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो डिक्रीज इन मोबिलिटी है वो हमारा कम होगा और इंक्रीज इन कैरियर कंसंट्रेशन है वो हमारा ज्यादा होगा। तो जो नेट अमाउंट है सिग्मा कंडक्टिविटी वो हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन के ऊपर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है। उसके बाद क्यूबी टेम्परेचर ये डिक्रीज करना शुरू होता है और उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू होता है। सो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एट हायर टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वुड बिहेव लाइक, आंसर है उसका इंसुलेटर। जैसे इंसुलेटर के ऊपर ये इंक्रीज करना शुरू हुआ था ऐसे ही यहाँ पे इंसुलेटर बन जाएगा, उसके बाद इंक्रीज करना शुरू होगा। तो क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये ऐसा होता है टीसी। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैक्सिमम कंडक्टिविटी हमेशा होती है हमारे रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फंड है, आप इसे याद रख सकते हैं। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस सिग्मा ऑफ यानी कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस बाय 6% एंड कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस बाय 8%। नेक्स्ट ये अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई ये उसका है। 0 केल्विन के ऊपर कंडक्टिविटी 0, उसके बाद इंसुलेटर बन जाता है। फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेकअप होते हैं, मेजॉरिटी में नेट कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। 300 पे हमारी मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है और इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी मोबिलिटी कम होती जाती है और मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि डोनर लेवल आयोनाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होती है। एट टेम्परेचर टीसी मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन हमारी माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इक्वल बन जाती है, दिस इंप्लॉयज इंसुलेटर बन जाता है। और उसके बाद हम दोबारा बनाना शुरू करेंगे तो दोबारा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होंगे और दोबारा कैरियर्स बनेंगे, दोबारा उसकी मोबिलिटी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, एट वेरी हाई टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर कंसीडर आफ्टर 300 केल्विन। ये आपका मेन फैक्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है या पूछा जाता है कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर तो हमें हमेशा 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर के बाद कंसीडर करना है, यानी नॉर्मल कंडीशंस स्टडी करनी है। 0 केल्विन हमारी यानी नॉर्मल कंडीशंस रही है। नेक्स्ट आती है हमारे इफेक्ट ऑफ डोपिंग। डोपिंग का हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम स्टडी करते हैं। डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी सिग्मा एन डी क्यू म्यू और सिग्मा पी एन ए क्यू म्यू। तो जो सिग्मा है कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग लेवल है। तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस ऑन डोपिंग। When doping is suddenly introduced to intrinsic semiconductor, first conductivity decreases and then increases with doping.
ये एक मेन फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जैसे ही हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को, तो एक बार शुरू में हमारी डिक्रीज होती है। इसकी पूरी प्रोफाइल है, तो आप उस प्रोफाइल के अंदर मत जाओ, सिर्फ इसको याद करो कि एक बार सडनली डिक्रीज होती है और उसके बाद इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है। और जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करते हैं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम्स के लिए भी, बड़े एग्जाम्स के लिए भी। छोटे एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिंपल है, इसके अंदर डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी। ये सब चीजों की वैल्यू दे दी जाती है और आपको मिनिमम कंडक्टिविटी निकालनी होती है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2qni μn into μp। और जब भी हमारी मिनिमम कंडक्टिविटी अचीव होती है, कई बार हमें निकालने को दिया जाता है बड़े एग्जाम्स के अंदर कि उस टाइम हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो उसे हम निकाल सकते हैं ni μp by μn and ni μn by μp। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का नीचे मोबिलिटी आएगी, होल का है तो होल के नीचे मोबिलिटी आएगी, बाकी जगह ये है ही है। तो ये याद करने का तरीका है और आपको ये क्वेश्चन याद रखनी है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन याद होनी चाहिए। जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है मटेरियल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय T की पावर 3 e की पावर माइनस Eg0 by kT। Thus, intrinsic concentration depends only on energy gap and temperature. नेक्स्ट है करंट डेंसिटी हमारी होती है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसे हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओम्स लॉ सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर नहीं है, ओम्स लॉ के हमारे पास कम से कम 10 फॉर्म्स हैं और ये सब 10 फॉर्म्स हम नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट्स के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ हमारे पास क्या कहता है, जो N into P is equal to Ni स्क्वायर। ये हमारा कब वैलिड होगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और थर्मल इक्विलिब्रियम। और हमारा यूज किस लिए होता है, यूज टू कैलकुलेट माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो Np is equal to Ni square by Pp and Pn is equal to Ni square by Nn। And majority carrier concentration is directly proportional to doping concentration and minority carrier concentration is inversely proportional to doping concentration। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट एक मटेरियल कांस्टेंट है, यानी मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। आइंस्टाइन इक्वेशन इसको रिलेट करती है मोबिलिटी से, dn अपॉन μn इज इक्वल टू dp अपॉन μp इज इक्वल टू vt इज इक्वल टू टेम्परेचर अपॉन 11600। ये एक आइंस्टाइन इक्वेशन है और प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल्स। आपको ये तीन वैल्यूज गिवन होगी, ये निकालना होगा, ये तीन गिवन होगी, ये निकालना होगा, या vt गिवन होगा, उससे इनसे एक वैल्यू निकलेगी, उसके बाद इसको रिलेट करके फिर सेकंड की वैल्यू निकलेगी। तो उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके छोटे एग्जाम्स के लिए भी और आईईएस और गेट एग्जाम्स के लिए भी, और नेट एग्जामिनेशंस के अंदर आगे आगे इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिफ्यूजन करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर ओनली फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेंथ ऑफ डिफ्यूजन के लिए आपको याद रखना है, लेंथ इज इक्वल टू रूट ऑफ डी इंटू टॉ क्या है हमारा कैरियर लाइफ टाइम, एंड डी की वैल्यू क्या होती है म्यू वीटी। तो हमारे पास लेंथ का एक और फॉर्मूला आ गया। अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड कैरियर लाइफ टाइम। डिफ्यूजन कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू और वीटी पे। नेक्स्ट आप जे एन डिफ्यूजन और जे पी डिफ्यूजन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड। It is the next substitute for the silicon, and gallium is from the third group and arsenide is from the fifth group. इसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती है, माइक्रोवेव डिवाइसेस के अंदर। नेगेटिव डिफरेंशियल मोबिलिटी होती है इसकी। और गैलियम आर्सेनाइड हमारा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जिसमें एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एनर्जी बैंड गैप इसका रूम टेम्परेचर पे 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें भी, और एक लो नॉइज मटेरियल है ये इसका मेन पॉइंट है। ये कहाँ यूज होता है, एलईडी में, टनल डायोड में, वैरेक्टर डायोड के अंदर। तो डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप के क्या क्या एग्जांपल है, डिफरेंसेस है।
डायरेक्ट बैंड गैप के अंदर एनर्जी जो देते हैं हम वो लाइट के फॉर्म में देते हैं और इनडायरेक्ट के अंदर हम हीट की फॉर्म में देते हैं। इसके अंदर कैरियर का लाइफ टाइम लेस होता है, इसमें मोर होता है। ये हमारा एलईडी और लेजर में कामयाब यूज होता है और इसके एग्जांपल्स हैं गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड, सीडीएससी, जेडएनएस और इनडायरेक्ट एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम नॉन डीजेनरेटिव सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं और इस सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होल कंसंट्रेशन एंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में पहले ही देख चुके हैं, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, मेटल और एक्सट्रिंसिक में डिक्रीज करती है। अब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, NiQ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है हमारी इक्वल होती है NiQ में N+P। अब जो सिग्मा आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2। डिसएडवांटेज क्या है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लेस है एंड इज यूज्ड ओनली इन PI एंड डायोड। नेक्स्ट आपके डोपिंग और कुछ डोपिंग लेवल्स दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। फॉस्फोरस और बोरोन की ज्यादा एफिनिटी सिलिकॉन के टुवर्ड्स है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। और कुछ डोपिंग लेवल्स हैं, इससे बताए हुए 3 टाइप के डोपिंग लेवल्स, जैसे आप डायग्राम्स में देखेंगे किसी भी बुक में P+N+, P-N- P और N, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग इनका रेशो दिया हुआ है डेंसिटी का। ऐसे ही इनका इफेक्ट क्या पड़ता है कंडक्टिविटी के ऊपर। अगर हम डोपिंग करते हैं 1:10⁸ की, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है हमारी 12 टाइम्स, और अगर हम डोपिंग करते हैं 1:10⁷ की, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है 120 टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर। जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो डोनर एनर्जी लेवल होता है इज द एनर्जी लेवल ऑफ ऑल पेंटावैलेंट एटम्स एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये जो हमारा ये है हमारा डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, एट 0 केल्विन 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द इम्प्योरिटी एटम्स। जितने भी इम्प्योरिटीज एटम हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो उसमें 5th इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे उन सब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल ED होता है। इसके बीच में और कंडक्शन बैंड के बीच में 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है फॉर N टाइप सिलिकॉन। डोनर लेवल आयोनाइजेशन क्या होती है, जब यहाँ के सारे एटम्स उसके अंदर पहुंच जाए कंडक्शन बैंड के अंदर, उसे हम कहते हैं डोनर लेवल आयोनाइजेशन। इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड कंप्लीटेड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर तक आते आते हमारा डोनर लेवल आयोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। आफ्टर दैट नो आयोनाइजेशन एग्जिस्ट। एज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ होल डिक्रीजेस। जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे होल डिक्रीज होते जाएंगे। इसका कारण होता है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसका कारण क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। और आगे हम पढ़ेंगे P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डिक्रीज होने का कारण क्या होता है। तो आप सिर्फ अभी N के लिए ध्यान रखेंगे, रिकॉम्बिनेशन के कारण हमारे कंसंट्रेशन ऑफ होल डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है ND, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू में इम्प्योरिटी रेशो। किस रेशो के साथ हमने इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस की है सेमीकंडक्टर के अंदर, हम उसे कहते हैं इम्प्योरिटी रेशो। इसका प्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, एटम और इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है ब्लैक डॉट के फॉर्म में और होल्स के फॉर्म में कम है। नेक्स्ट है P टाइप सेमीकंडक्टर। P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, N टाइप के अंदर डोनर एनर्जी लेवल था। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज द लेवल ऑफ ऑल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एडेड टू सेमीकंडक्टर। Every impurity atom will be receiving 1 electron to complete its covalent bonding. Hence, P type is also called as acceptor. Thus, concentration of holes in valence band is greater than concentration of electron in conduction band. Holes are always in valence band. In P type semiconductor, as hole concentration increases above Ni and electron concentration falls below Ni, and this is due to bondings. उसके अंदर किस कारण से हो रहा था, हमारा रिकॉम्बिनेशन के कारण से हो रहा था, और इसके अंदर हमारा बॉन्डिंग के कारण से नॉन न्यूक्लियर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है।
सिमिलरली जैसे एन निकाला था वैसे हम एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू में इम्प्योरिटी रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैंने शुरू के अंदर आपको समराइज किया था टेबल के अंदर, यहाँ पे इसकी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। कोई बड़े एग्जाम आएंगे, अगर छोटे एग्जाम था तो उसके अंदर आपको इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ये हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।